नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया बोलेगा आज। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोशनी का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली अब बीत चुका है। घरों के बाहर लगी लड़ियां उतर चुकी हैं, बाजारों की रौनक कम हो गई है और पटाखों का शोर भी थम गया है। लेकिन एक सवाल है जो इस त्योहार के बीत जाने के बाद भी देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दिलों में और भी ज्यादा चुभन के साथ गूंज रहा है। सवाल यह है कि जिस दिवाली गिफ्ट की उम्मीद में लाखों आंखें पथराई हुई थीं, उसका क्या हुआ? क्या एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में इस बार भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अब उम्मीद से ज्यादा निराशा और एक लंबे इंतजार की थकान से भर गया है। त्योहार की उमंग में यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार शायद इस बार उन वरिष्ठ नागरिकों की सुध लेगी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया। लेकिन ऐसा लगता है यह दिवाली भी उनके लिए सुनी ही बीत गई। आज हम बात कर रहे हैं उसी उम्मीद की जो टूट गई। हम विश्लेषण करेंगे उस हाई प्रोफाइल बैठक का जिस पर सबकी निगाहें टिकी थीं, और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह कौन सी बाधाएं हैं जो लाखों पेंशन भोगियों के सम्मानजनक जीवन के अधिकार के आड़े आ रही हैं। वह बैठक जिससे बंधी थी करोड़ों उम्मीदें। आपको याद होगा, दिवाली से ठीक पहले पूरे देश में खासकर पेंशन भोगियों के बीच एक खबर जोरों पर थी। खबर थी कि EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT की एक अति महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तारीख हद भी तय थी 10 और 11 अक्टूबर। जगह थी बेंगलुरु। इस बैठक को लेकर उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा थीं क्योंकि इसकी अध्यक्षता स्वयं केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी करने वाले थे। यह कोई आम बैठक नहीं थी। यह लगभग 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद हो रही थी। अटकलों का बाजार गर्म था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि सरकार इसी बैठक में EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को R6000 से बढ़ाकर R500 प्रतिमाह करने का ऐतिहासिक ऐलान कर सकती है। यह R60,000 से सीधे 80,000 की छलांग होती। यह एक बड़ी राहत होती। यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट होता जो आज के महंगाई के दौर में मात्र R60,000 की मासिक पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर हैं। जी हां, आपने सही सुना। सिर्फ R60,000 एक ऐसी राशि जिसमें आज एक हफ्ते का राशन या महीने भर की जरूरी दवाइयां खरीदना भी नामुमकिन है। बैठक तो हुई, पर हाथ क्या आया? तो 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में वह बैठक हुई। केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी की अध्यक्षता में CBT के तमाम ट्रस्टीज इकट्ठा हुए। बैठक की कार्यवाही चली। लेकिन जब बैठक खत्म हुई और खबरें बाहर आईं तो लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मायूसी छा गई। जिस दिवाली गिफ्ट का, जिस पेंशन बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, उसका कोई जिक्र तक नहीं हुआ। बैठक का जो मुख्य एजेंडा था वह पेंशन भोगियों की मानवीय जरूरत नहीं बल्कि एक तकनीकी अपग्रेडेशन निकला। जी हां, बैठक का मुख्य फैसला EPFO 3.0 EPFO 3 पोर्टल को लेकर हुआ। यह EPFO का एक बड़ा तकनीकी कायाकल्प है जिसका मकसद EPFO के करोड़ों सदस्यों के लिए लेन देन को आसान और पारदर्शी बनाना है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसी देश की दिग्गज IT कंपनियों की सेवाएं ली जा रही हैं। यह एक जरूरी कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या तकनीकी पारदर्शिता एक बुजुर्ग की रोटी की जरूरत से ज्यादा अहम हो गई? पेंशन भोगी यह नहीं पूछ रहे थे कि उनका पोर्टल कितना आधुनिक है। वे बस यह पूछ रहे थे कि क्या उनकी पेंशन इतनी बढ़ जाएगी कि वे 2 वक्त की रोटी और अपनी दवा का खर्च उठा सकें। और इस सवाल का जवाब बेंगलुरु की उस हाई प्रोफाइल बैठक से नहीं मिला। वह RS1000 की खबर महज एक अटकल बनकर रह गई। त्योहार बीत गया और इंतजार ही रहा। सरकार का पुराना रुख ही क्यों हुआ हावी? अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? जब उम्मीद इतनी ज्यादा थी तो नतीजा इतना निराशाजनक क्यों रहा? इसका जवाब हमें दिवाली से पहले संसद के मानसून सत्र में दिए गए सरकार के बयानों में खोजना होगा। जब संसद में यही सवाल जोर शोर से उठाया गया था, तब भी सरकार ने पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई सीधा और सकारात्मक जवाब नहीं दिया था। याद कीजिए, जब राज्यसभा के माननीय सांसद श्री वाइको
और श्री एम शमुगम ने सरकार से पेंशन वृद्धि पर तीखे सवाल पूछे थे। तो सरकार ने अपने जवाब में योजना की तकनीकी और वित्तीय बाधाओं का एक लंबा चौड़ा ब्यौरा पेश कर दिया था। सरकार ने संसद में यह साफ कहा था कि EPS 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, यानी इसमें जितना पैसा जमा होता है उसी के आधार पर पेंशन दी जाती है। सरकार ने बताया था कि इस फंड में पैसा 2 रास्तों से आता है। पहला, नियोक्ता का हिस्सा कर्मचारी की सैलरी का 8.23% और दूसरा, केंद्र सरकार का योगदान कर्मचारी की सैलरी का 1.30% और यह सब RS 15,000 की अधिकतम सैलरी सीमा पर लागू होता है। सरकार का तर्क था कि फंड में जितना पैसा आ रहा है पेंशन उसी से दी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात जो सरकार ने संसद में कही थी वह थी एक्चुअरियल डेफिसिट की। सरकार ने 31 मार्च 2019 के मूल्यांकन का हवाला देते हुए कहा था कि फंड में एक वित्तीय घाटा है, यानी भविष्य में पेंशन चुकाने के लिए जितने पैसे की जरूरत का अनुमान है फंड में उससे कम पैसा होने की आशंका है। सरकार ने यह भी कहा था कि इस वित्तीय घाटे के बावजूद वह जो RS 8,000 की न्यूनतम पेंशन दे रही है उसके लिए वह अपनी जेब से यानी बजट से अलग से बजट सपोर्ट देती है। उस वक्त सरकार का यह जवाब बहुत तकनीकी और टाल मटोल वाला लगा था, लेकिन बेंगलुरु की CBT बैठक के नतीजे ने यह साफ कर दिया है कि सरकार का रुख वही है। सरकार फिलहाल इस एक्चुअरियल डेफिसिट और वित्तीय घाटे की आड़ लेकर पेंशन बढ़ोतरी के फैसले से बच रही है। ऐसा लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में यह तकनीकी अपग्रेडेशन तो था, लेकिन लाखों पेंशन भोगियों को तत्काल राहत देना नहीं था। RS 8,000 का सच और एक अंतहीन संघर्ष यह समझना बहुत जरूरी है कि यह लड़ाई आखिर है क्या। 1995 में जब एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी कर्मचारी पेंशन योजना शुरू की गई थी तो इसे एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा क्रांति बताया गया था। यह EPF का ही एक हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि EPF आपको रिटायरमेंट पर एक मुफ्त यानी एक बड़ी रकम देता है, जबकि EPS का वादा था कि वह आपको जिंदगी भर हर महीने एक निश्चित पेंशन देगा ताकि आपका बुढ़ापा सुरक्षित और सम्मानित रहे। यह पेंशन इस आधार पर तय होती थी कि आपकी तनख्वाह कितनी थी और आपने कितने साल नौकरी की। यह एक वादा था जो देश ने अपने उन कर्मचारियों से किया था जो संगठित क्षेत्र में अपनी जवानी खपा रहे थे। वादा यह था कि जब आप बूढ़े होंगे तो देश आपका ख्याल रखेगा। लेकिन आज इतने सालों बाद वह RS 8,000 की न्यूनतम पेंशन उस वादे पर एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गई है। यह राष्ट्र सम्मान का प्रतीक नहीं है, यह अपर्याप्त है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से ट्रेड यूनियनें और कर्मचारी संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ RS 0 नहीं है। उनका तर्क है कि आज की कमरतोड़ महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन कम से कम RC 500 प्रतिमाह होनी चाहिए ताकि एक पेंशन भोगी अपना और अपनी पत्नी या पति का इलाज और गुजारा सम्मान के साथ कर सके। हालांकि सरकार ने संसद में यह भी साफ कर दिया था कि RS 500 का कोई भी प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि दिवाली बीत चुकी है। बेंगलुरु की हाई प्रोफाइल CBT बैठक भी खत्म हो चुकी है। नतीजा यह है कि EPFO का पोर्टल तो 3.0 होकर आधुनिक बन जाएगा, लेकिन पेंशन भोगी की जेब में वही पुराने RS 8,000 ही आएंगे। सरकार ने एक बार फिर तकनीकी बाधाओं और वित्तीय घाटे का हवाला देकर एक बड़े मानवीय सवाल को टाल दिया है। उन लाखों बुजुर्गों की उम्मीदें जो इस त्योहारी सीजन में किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे, एक बार फिर टूट गई हैं। यह इंतजार जो पहले ही सालों लंबा हो चुका है, अब और कितना लंबा होगा यह कोई नहीं जानता। त्योहार की रोशनी तो फीकी पड़ गई, लेकिन पेंशन भोगियों के जीवन में छाया अंधेरा अभी भी घना है। सवाल वही है जो हमने शुरू में पूछा था, क्या RS 8,000 की यह राशि उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के साथ न्याय है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी? बेंगलुरु की बैठक से भले ही निराशा हाथ लगी हो, लेकिन यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। पेंशन भोगियों और ट्रेड यूनियनों का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों के लिए आवाज़ उठाना जारी रखेंगे। हम भी इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। जैसे ही इस मोर्चे पर कोई भी नई अपडेट आएगी, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।